Q. If it has charge Q and potential difference is V and capacitance is C, then energy stored by this capacitor Q is Q square by 2C. First formula, we have studied that Q is equal to CV. So if on place of Q we place CV, then formula becomes Q is equal to C square B square by 2C. C get cancel out. So Q will become half CV square. One formula, okay, and next one, uh, next one, U is equal to half Q into, just place C is equal to Q upon V. Placed at C is equal to Q upon V here, है so this formula will come. So these three are single formula. पहला चार्ज के टर्म में Q स्क्वायर बाई 2C, दूसरा पोटेंशियल के टर्म में हाफ CV स्क्वायर एंड थर्ड हाफ Q into. These three are same formula, similar formula. ठीक है, इसको हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था. ओके, नोट करो इतना फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग ये आज पढ़ेंगे कंजर्व कनेक्शन ऑफ टू चार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल विद लॉस ऑफ एनर्जी. कभी ना हो गया. चलो अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर है. ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज कैपेसिटर है. एक कैपेसिटर ये है, ओके, प्लस माइनस, इस पे चार्ज है Q1, कैपेसिटेंस है इसका C1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1. ठीक है, एक दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है ये, ठीक है, चार्ज है इस पे Q2, कैपेसिटेंस है इसका C2 और पोटेंशियल डिफरेंस है V2. इन दोनों कैपेसिटेंस को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया. इनिशियली मान लेते हैं, सपोज V1 इज ग्रेटर देन, जस्ट हम इसको एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, अब इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं.
ये पहला कैपेसिटर था और ये दूसरा कैपेसिटर था। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अभी ज्वाइन कर देते हैं। ऐसे में ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा, इस पे चार्ज कितना था। अब देखो क्या होगा, ज्वाइन करने के बाद मान लेते हैं इस पे चार्ज हो गया कितना, Q1 डैश। ठीक है, इस पे चार्ज कितना हो गया, Q2 डैश। कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगा, इसका C2 रहेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, इसका पोटेंशियल तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या फ्लो करना स्टार्ट करेगा, चार्ज का फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हमने बोला था इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना था, V1। तो V इस कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना था, V2। और V1 जो है इसका ज्यादा था V2 से, है ना। तो चार्ज किधर से, कैपेसिटर C1 से C2 की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है ना। तो मान लेते हैं आफ्टर इक्विलिब्रियम इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया V और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल हो गया V, और वैसे भी पैरेलल में कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा था, इफ कैपेसिटर विल बी इन पैरेलल देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। So here these two capacitors are joined in parallel, so potential difference across both capacitor will be same. Okay, so now let's discuss. Now see, before connection, before connection, total charge. Before connection, total charge, how much? Charge on capacitor 1 plus charge on capacitor 2, Q1 plus Q2. After connection, total charge will be charge on capacitor 1 and charge on capacitor 2. So Q1 dash plus Q2 dash. Okay. तो हम लोग देखो, अभी हम लोग को क्या पता है कि फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन लिखेंगे as 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 charge do not come from outside, only charge transfer take place between the capacitor. Okay, only charge transfer takes place between the capacitor. Okay, so charge will remain conserved. Charge will remain conserved. Okay, so charge will remain conserved. So what will happen? Initial charge must be equal to final charge. So we can write here that Q1 plus Q2 will be equal to Q1 dash plus Q2 dash. So we can write here that Q1 plus Q2. This is initial charge must be equal to Q1 dash plus Q2 dash. Is it clear to everyone? Write down up to here. Write down up to here.
हो गया। नाउ नाउ नोट कर लिया था ना श्रुति, Yes, sir. दृष्टि? Yes, sir. पूरा clear. Okay, so what we get? What we get? This was the diagram. फिर से बनाना पड़ेगा मुझे. Charge on this is Q1 dash, charge on this is Q2 dash. Potential is V across this, potential is V across this. And capacitance is C1, capacitance is C2. So tell me what Q1 dash will be equal to C1V, what Q2 dash will be equal to C2. Okay, so total charge Q will be equal to Q1 dash plus Q2 dash. How it will become C1V plus C2V. Okay, what was initial charge? What was initial charge? इनिशियल चार्ज क्यू को हम लोग कर सकते हैं Q1 प्लस Q2 और Q1 किसके बराबर था C1V1 प्लस C2V, है ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो इस पे हमको क्या पता है, टोटल कैप दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा दोनों का, बोथ आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा C1 प्लस C2, है ना। सो अब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज Q बाय पोटेंशियल डिफरेंस C1 प्लस C2। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं या इन दोनों को आप इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, या इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से भी कॉमन निकाल लो तो कितना आ जाएगा इक्वल टू दिस मच। यहाँ से कॉमन पोटेंशियल आ गया हमारा C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, ये आ गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, नोट करो इतना।
हो गया हो गया हो गया Yes, sir. बोलो Yes, sir. हाँ नोट करो चलो so this is the common potential okay this is the common potential and what is it c1 v1 plus c2 v2 by c1 plus c2 now we have to calculate energy loss now we have to calculate energy loss हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना अभी एनर्जी लॉस कैलकुलेट करना ठीक है तो एनर्जी लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे इनिशियल एनर्जी कितना होगा बोलो कैपेसिटर 1 का इनिशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस कैपेसिटर 2 का इनिशियल एनर्जी हाफ C2V2 स्क्वायर फिर फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटर 1 का फाइनल एनर्जी कितना है हाफ C1V स्क्वायर प्लस कैपेसिटर 2 का फाइनल एनर्जी हाफ C2V स्क्वायर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं C1 V कॉमन ले लेंगे तो हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर सो एनर्जी लॉस डेल्टा यू कितना आ जाएगा हम लोगों का यू इनिशियल माइनस यू फाइनल तो यू इनिशियल कितना है हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर नोट करो यहाँ तक डन डन Yes, sir. Yes. okay let's see so now just we have to calculate the calculation okay there is a calculation so delta u is equal to half C1V1 square plus half
C2 V2 square minus half C. Oh, sorry. Half C1 plus C2 V square. Now just we have calculation is there, okay? So this will become half C1 V1 square plus half C2 V2 square, and from here what we have calculated value of the C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2. Just put the value, so this will become half C1 plus C2 into V की जगह पे ये रख देना है, तो ये हो जाएगा क्या C1 V1 plus C2 V2 by C1 plus C2 whole square. Okay, so this will become delta U is equal to half C1 V1 square minus half C2 V2 square minus half, sorry, plus half C2 V2 square minus half C1 plus C2 into ये क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर करो यहाँ से हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, जस्ट मैंने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा U विल बिकम हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ से दिस विल बिकम C1 V1 C1 square V1 square plus C1 C2 V1 V2 divided by C1 plus C. Right down up to here. चलो हो गया, नोट कर लिया। Yes, sir. चलो अब तो देखो क्या करना है, एलसीएम लेके इनको सिंपल ऐड करना है। एक फार्मूला इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, है ना। तो जस्ट एलसीएम लेके ऐड करना।
चलो अब एलसीएम लेके इनको ऐड करते हैं। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाफ कॉमन लेके, हाफ कॉमन ले लिया हमने पूरे से, तो ये आ जाएगा C1 V1 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 एंड माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 by C1 plus C2 further solve it, so this will become C1 square V1 square plus C1 C2 V1 square plus C2 square V2 square plus C1 C2 V2 square. From here minus C1 square V1 square minus C2 square V2 square minus 2 C1 C2 V1 V2. Okay, और इसको निकालना पड़ेगा, just complete maths and so delta u will become, देखो यहाँ पे पाई C1 प्लस C2 होगा, अब जो टर्म कट रहे हैं काट दो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टर्म कैंसिल हो कैंसिल कर दो, ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ, हाफ इंटू, इधर से क्या बचेगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस इधर से क्या बचेगा C1 C2 V2 स्क्वायर, इधर से क्या बचेगा माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बाई C1 प्लस C2, ये इतना आ जाएगा, जो कुछ कॉमन मिल रहा है देखो, तो सभी से C1 C2 कॉमन आ जाएगा, तो हम C1 C2 सभी से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा C1 C2, पहले इतना नोट करो, मुझे नेक्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी, इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो पहले। Yes, sir. Sir, done.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay. This is the energy loss which is taking place on connecting those two capacitors. और ये एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है? हीट लॉस के फॉर्म में। किस फॉर्म में हो रही है? हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। किस फॉर्म में? हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो ये पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है, आप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। Sur la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. हो गया? बोलो। Yes, sir. चलो, अब छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैंने बोला, आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ जाते हैं कि मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, चार्ज इस पे 6 माइक्रोकूलम, है ना। ये दूसरा कैपेसिटर है, चार्ज इस पे 4 माइक्रोकूलम। इसका कैपेसिटेंस है 2 फैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड। हमने मैंने क्वेश्चन दिया, व्हेन दे आर ज्वाइंट, व्हेन दे आर ज्वाइंट in parallel, then calculate first common potential, second heat loss। चलो, आपको सब कुछ पता है, जल्दी से कैलकुलेट कर दो।
हो गया, हो गया। चलो देखो, पहला क्या बोल रहा है, कॉमन पोटेंशियल। तो देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होता था, V इक्वल C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। C1V1 क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, तो हम लोग Q1 लिख सकते हैं। C2V2 क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 बाई C1 प्लस C2। Q1 कितना है बोलो, 6 माइक्रोकूलम। Q2 कितना, 4 माइक्रोकूलम बाई C1 कितना, 2 माइक्रोफैरड, और C2 कितना है, 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल, 10/6 वोल्ट, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू 10/3 वोल्ट। इसका कॉमन पोटेंशियल आंसर। नेक्स्ट हीट निकालना, हीट लॉस। तो हीट लॉस का फार्मूला क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। अब बोलो V1 कितना आ जाए, Q बाई C1 6/2 3 वोल्ट। यहाँ पे V2 कितना आ जाए, Q2 बाई C2, Q2 कितना है 4/4 यानी कि 1 वोल्ट। यहाँ पे रख दो इस फार्मूले में, सब कुछ आंसर आ जाएगा। इसका माइक ऑन है भाई। नोट करो फटाफट। चलो नोट करो फटाफट। कहाँ पहुंच
सर आपकी आवाज पोलर मॉलिक्यूल एंड सब्सटेंस जो होते हैं वो दो टाइप के है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। पहला पोलर मॉलिक्यूल एंड दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, है ना। यानी इन मॉलिक्यूल का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। फॉर एग्जांपल HCl, अगर मैं HCl की बात करूं तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस, दे आर फॉर्मिंग डाइपोल। H2O का होता है ना, ये H प्लस हो गया, ये S प्लस हो गया, ओ ओ पे -2 होता है तो एक डाइपोल ये बन गया, एक डाइपोल ये बन गया, रिजल्टेंट डाइपोल नीचे की तरफ आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई जब जीरो होता है तो इनके डाइपोल मोमेंट तो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे ऐसे आप ऐसे समझें, इनके डाइपोल मोमेंट जो होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लाइक दिस, है ना। जैसे मान लेते हैं कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल का सैंपल है, पोलर मॉलिक्यूल का ये कोई सैंपल है, तो इसमें जो डाइपोल होते हैं, है ना, वो रैंडमली ऐसे ओरिएंटेड होते हैं, मॉलिक्यूल के जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो रैंडमली ऐसे ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जब इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो, ठीक है। इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन जब इनको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, हमने बताया था कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो अब क्या होगा? इन सभी डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, सभी डाइपोल पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, और इस टॉर्क की वजह से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को ये अलाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, है ना, इस बार डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया है, इसमें डाइपोल क्या हो गया है? इंड्यूस हो गया है। तो सेम वही कहानी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो, इनिशियली इनिशियली देखो, डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड है, इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, इसका इधर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, है ना। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया गया तो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो यहाँ लिखा हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डाइपोल ऑफ द मॉलिक्यूल ओरिएंट इन रैंडम डायरेक्शन एंड हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो ये सारे डाइपोल जो थे ना, ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लिए, अपने आप को ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे के सारे डाइपोल ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर लिए अपने आप को, है ना। सारे डाइपोल अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई अलाइन कर लिया, ऐसे ये इधर की तरफ, 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 ऐसे। एंड इस केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हुआ। हम लोग क्या बोलते हैं कि डाइपोल मोमेंट इस टाइम जीरो नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। चलो राइट डाउन व्हाट एवर इज रिटन ऑन दिस पीपीटी। आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है? ये डायग्राम में आपको ये मॉलिक्यूल नहीं दिखाना है, ये डायग्राम आप सिंपल ऐसे बना सकते हो, ऐसे 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 दिखा के, ठीक है। चलो बनाओ फटाफट, राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर रिटन ऑन द पीपीटी।
Yes, sir, done. ओके, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, है ना, इनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं। सेंटर कोइंसाइड करने मतलब मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी यहीं पे होता है, इसके सेंटर यहीं पे कोइंसाइड कर जाते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस 0 हो गया, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, आप बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस, डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो इनिशियली डाइपोल मोमेंट इनका क्या होता है, 0। लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, मान लेते हैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये जो इसके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, क्यू ई, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो इसकी वजह से ये अपार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता है। अब इनके बीच डिस्टेंस हो गया कुछ, अब इस बार आर 0 नहीं है, तो डायपोल मोमेंट इनका 0 नहीं होता, और डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, इनमें इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, अ मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल के लिए N2 CH4 O2 CH6 H6 एक्सेट्रा। ओके, फिर जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में, एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई नहीं करते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द इफेक्टिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड एंड हेंस डाइपोल इज नॉट फॉर्म। बट जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये शिफ्ट हो जाते हैं अब इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इस बार इंड्यूस हो जाता है इस डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट इस बार 0 नहीं होता है। ठीक है, चलो नोट करो हर पॉइंट, हर पॉइंट नोट करो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये एक एक नंबर का डेफिनेशन ऐसे पूछा जाता है।
हो गया? हो गया? Yes, sir. Sir, 2 minutes. हो गया? बोलो। Sir. चलो आज यहीं पे एंड करते हैं। आज यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आपका ये, ठीक है? चलो आज 10 Okay, मिनट sir. पहले थोड़ा एंड कर रहे हैं। हाँ।